आज हम भाषाओं का वर्गीकरण भाषा विज्ञान की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं हैं जो भिन्न भिन्न देशों में बोली जाती हैं। मानव मस्तिष्क में जिज्ञासा होती है कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं, वे भाषाएं आपस में कितनी विषमतापूर्ण हैं। इस विषमता व समानता के आधार पर विश्व भाषाओं को कितने समूहों या वर्गों में रखा जा सकता है, यह समझ जिज्ञासा भाषाओं के वर्गीकरण के द्वारा ही शांत हो सकती है। यह वर्गीकरण के द्वारा हमें उनके वैज्ञानिक अध्ययन के सुविधा हो जाती है। यह वर्गीकरण एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। प्रत्येक पाठक के लिए वर्गीकरण के प्रसंग में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन आवश्यक है। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है? किस वर्गीकरण से विश्व की भाषाओं के कुल कितने वर्ग बनते हैं? पाठक की अपनी स्वयं की भाषा का संबंध विश्व की भाषाओं के कौन से वर्ग से है? पाठक की भाषा से संबंधित भाषा वर्ग या भाषा परिवार का विकास प्रारंभ से लेकर आज तक किस रूप में हुआ है? विश्व की भाषाओं की संख्या। विश्व की सभी भाषाओं की गणना हो चुकी है, यह कहना संदिग्ध है। अतः भाषाओं की कुछ संख्याओं का पता सभी भाषाओं का पता लगाना संभव नहीं। तथापि कुल भाषाएं वैज्ञानिकों ने इनकी कुल संख्या 2766 मानी है। अनुमान करने पर विश्व की भाषाओं की कुल संख्या 3000 स्वीकार की जाती है, परंतु इन सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त संभव नहीं। विश्व भाषाओं के वर्गीकरण का आधार प्रारंभिक अवस्था में देश, जाति या धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, परंतु यह अनुपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि कभी असमान भाषाएं भी एक ही वर्ग में परिगणित हो जाती थी तथा कभी समान भाषाएं भी एक ही वर्ग में नहीं आ पाती थी। आधुनिक समय में विश्व की भाषाओं के केवल 2 वर्गीकरणों में प्रचलित होता है। प्रथम आकृति मूलक या जिसको हम कहते हैं रूपक वर्गीकरण, जिसमें आकृति अर्थात रूप तत्व की समानता को आधार बनाया जाता है। दूसरा पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण, जिसमें अर्थ तत्व या रूप तत्व दोनों को आधार बनाया जाता है। यानी कि अब के समय में विश्व की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया, एक आकृति मूलक और दूसरा पारिवारिक। आकृति मूलक आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण होता है। एक ही मूल शब्द अर्थ तत्व से भिन्न प्रत्यय लगाकर जो अनेक पद बनाए जाते हैं, उन पदों में लगने वाले प्रत्ययों का ही दूसरा नाम रूप तत्व है। पद रचना तथा वाक्य रचना की आकृति के ही अंतर्गत है, अतः इसी वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्य मूलक भी कहा दिया जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत भाषाओं की आकृति की समानता देखी जाती है। आकृति मूलक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक अयोगात्मक और एक क्रियोगात्मक। अयोगात्मक क्या होता है? अयोगात्मक होता है वह भाषा वर्ग जिसमें भाषाओं में अर्थ तत्व प्रकृति के साथ रूप तत्व प्रत्यय का योग नहीं होता है। मतलब कि अर्थ तत्व प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता, वह अयोगात्मक। जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है वह योगात्मक। योगात्मक भाषाओं को पुनः 3 विभागों में विभक्त किया जाता है, आश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान, श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान, आश्लिष्ट या समास प्रधान। योगात्मक भाषा क्या है उसके विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। निरअवयव
या व्यास प्रधान भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। इस वर्ग की भाषाओं में प्रयुक्त शब्द मात्र अर्थ तत्व अर्थात प्रकृति ही होते हैं। पर्याय लगातार उनके भिन्न रूप नहीं बनते, अतः इन वर्गों की भाषाओं को धातु प्रधान या एकाक्षर भी कहते हैं। इन भाषाओं में रूप तत्व का काम स्थान, निपात शब्द या सुर के लिए किया जाता है। अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं के वाक्यों में सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। संस्कृत या अन्य भाषाओं के अवयव शब्द की भांति उनके रूप नहीं चलते, अतः संस्कृत आदि भाषाओं के समान कारक रचना तथा काल रचना भी उनमें नहीं होती और न ही शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा क्रिया विशेष आदि भेद ही होते हैं। इस वर्गीकरण की भाषाओं के व्याकरण ग्रंथों में प्रकृति, प्रत्यय, विचार जैसा कोई अध्ययन नहीं होता है। अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं के वाक्यों में किस शब्द का क्या अर्थ होगा, उसका निर्णय निम्न प्रक्रिया से होता है। वाक्य में उस शब्द के स्थान, उस शब्द के साथ प्रयुक्त निपात शब्द, उस शब्द में प्रयुक्त सुर, लहजा या उदात्त आदि स्वर। इस दृष्टि से वर्ग की भाषाओं में प्रयुक्त स्थान, निपात, सुर तीनों का बहुत महत्व है। अयोगात्मक वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी है। इसके अतिरिक्त सूडानी, तिब्बती, बर्मी, सियामी भाषाएं भी इसी वर्ग की हैं। उदाहरण: स्थान के आधार पर अर्थ निर्णय। अभी हमने देखा कि वो जो भाषाएं हैं, अयोगात्मक भाषाएं हैं, उनके वाक्यों का जो अर्थ निकलेगा वो स्थान के अनुसार बदल सकता है, निपात के अनुसार बदल सकता है, सुर के अनुसार बदल सकता है। वो कैसे, वो देखते हैं। स्थान के आधार पर अर्थ निर्णय। चीनी भाषा में वाक्यों में शब्दों का स्थान बदल देने पर उनका अर्थ भी बदल जाता है। प्रथम वाक्यों में 3 शब्द हैं जिसका स्वतंत्र अर्थ इस प्रकार है: नगो, नी, ता। नगो मतलब मैं, नी मतलब तू, ता मतलब मारा। तीनों शब्दों के स्वतंत्र अर्थ हैं। मारना। इन तीनों शब्दों को वाक्य में यदि नगो, ता, नी इस क्रम में रखे तो अर्थ निकलेगा मैं मारता हूँ तुझे, मतलब मैं तुझे मारता हूँ। किंतु यदि स्थान बदलकर इस क्रम में रखे नी, ता, नगो, तो इसका अर्थ निकल जाएगा तू मारता है मुझे, यानी कि तू मुझे मारता है। दूसरा, हमने देखा था निपात के अनुसार भी अर्थ निर्णय में परिवर्तन हो जाता है। तो दूसरा है निपात शब्द के आधार पर अर्थ निर्णय। चीनी आदि भाषाओं में निपात शब्द की सहायता से भावों को स्पष्ट प्रदान की जाती है, जैसे मुँह, छी, तसु। मुँह मतलब माता, छे मतलब का, तसु मतलब पुत्र। इस वाक्य में छी एक निपात के रूप में है जो यह स्पष्ट करता है कि पुत्र माता का ही है, अन्य किसी का नहीं। साथ ही वाक्य में छी अर्थात का केवल संबंध कारक का ही कार्य कर रहा है, यद्यपि इसके अन्य स्वतंत्र अर्थ जाना, वह आदि भी है। यानी कि जो ये छी है, छी का मतलब जाना भी होता है, वह भी होता है, परंतु इस वाक्य में छी का अर्थ निकला का, कि वह माता का पुत्र है। संक्षेप में निपात से उन भाषाओं के निम्न 2 कार्य होते हैं: शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करना, शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता को प्रकट करना। सुर या लहजा के आधार पर अर्थ निपात। संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों के आधार पर सुर कहे जाते हैं। तात्पर्य है किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसमें प्रयुक्त स्वरों को उदात्त, अनुदात्त की भांति ही आवाज में उतार चढ़ाव लगाकर बोलना। सुर के प्रयोग से अर्थों में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। उदाहरण स्वरूप चीनी भाषा को ही ग्रहण करते हैं। कई शब्द में ई स्वर जो है, ई स्वर का उच्चारण यदि उदात्त हो तो उसका अर्थ होगा दुष्ट, किंतु अगर ई का उच्चारण अनुदात्त
हो तो अर्थ होगा सामान्य। ई मतलब उदात्त मतलब ऊंचे स्वर में बोलना, अनुदात्त मतलब नीचे स्वर में बोलना। जैसे ई और ई में फर्क है। इस प्रकार एक ही विशेषण भिन्न स्वरों उदात्त अनुदात्त के भेद से निपात विरोधी अर्थों को प्रकट करता है। निष्कर्ष है कि अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में स्थान निपात सुर का बड़ा महत्व है। सामान्य रूप में इस वर्ग की सभी भाषाओं में इनका महत्व है, तथापि कुछ भाषाओं में इनमें से किसी एक का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहता है। उदाहरण, अयोगात्मक भाषाओं की भाषा में चीनी भाषा के में स्थान तथा सुर है। सूडानी भाषा में स्थान का महत्व है। श्यामी भाषा में सुर का महत्व है। बर्मी भाषा और तिब्बती भाषा में निपात का विशेष महत्व है। हमने पहले पढ़ा था कि जो भाषाएं हैं, आकृति मूलक भाषाएं हैं, वो दो भागों में थी, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक का हम अध्ययन कर चुके, अब योगात्मक का पढ़ते हैं। योगात्मक भाषा का विभाग, आश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं। आश्लिष्ट का अर्थ जो अधिक चिपका हुआ नहीं है, परंतु फिर भी चिपका हुआ तो है। अतः अश्लिष्ट वर्ग की भाषा वे हैं जिनमें प्रत्यय, संबंध तत्व या रूप तत्व प्रकृति से चिपका हुआ तो रहता है, किंतु इसका अधिक चिपका हुआ नहीं कि उसे पृथक रूप में न जाना जा सके। वस्तुतः प्रत्यय कहा ही उस रूप तत्व को जाता है जो इस प्रकार पृथक पहचाना जाने वाला होता है। इस वर्ग के नाम के आधार पर ही इस वर्ग की भाषाओं की विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी आदि में घनत्व, विनम्रता आदि शब्दों में स्पष्ट है कि घन प्रकृति से तत्व तथा विनम्र प्रकृति में ता प्रत्यय जुड़ता है। उसी प्रकार प्राकृतिक प्रत्यय की स्पष्टता इस वर्ग की भाषाओं में प्रायः देखी जाती है। बंधु, युराग, अल्ताई, द्रविड़ भाषा परिवार की अधिकांश भाषाएं तथा मुंडा भाषा इसी वर्ग की है। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व जोड़ा जाता है, प्रकृति के मध्य में जुड़ता है, वह प्रकृति के अंत में जुड़ता है तथा अधिकार पर प्रत्यय प्रधान भाषाओं का पुनः 5/6 उपभागों में रखा जाता है। पूर्व प्रत्यय संयोगी, पर प्रत्यय संयोगी, मध्य पर प्रत्यय संयोगी, पूर्वांत प्रत्यय संयोगी, सर्व प्रत्यय संयोगी। और छठा इष्ट प्रत्यय संयोगी। प्रत्यय श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं। श्लिष्ट से यह तात्पर्य प्रकृति से प्रत्यय का घनिष्ठता के साथ प्रयुक्त होना। इस प्रकार जुड़ने से प्रकृति में भी विकार हो जाता है तथा प्रकृति और प्रत्यय को पृथक पृथक पहचानना कठिन हो जाता है। इस रूप में प्रत्यय न कहलाकर विभक्ति कहा जाता है। इसीलिए इस वर्ग की भाषाओं को भी विभक्ति प्रधान भाषा कहा जाता है। प्रत्यय प्रधान भाषाओं की अपेक्षा विभक्ति प्रधान भाषाओं की रूप रचना क्लिष्ट होती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा अरबी इस प्रकार की भाषाएं हैं। श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाओं को दो उपवर्गों में बांटा जाता है, अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं, बाह्यमुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं। अंतर्मुखी वो जिनमें विभक्ति प्रत्यय प्रकृति के अंदर ही जुड़ती है। विभक्ति जो होती है वो प्रकृति के अंदर जुड़ती है, वह अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं। जिनमें विभक्ति प्रकृति के बाहर जुड़ती है वो बाह्यमुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं होती हैं। प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषाएं। प्रश्लिष्ट से तात्पर्य है प्रकर्षता के स्थान प्र चिपका हुआ श्लिष्ट। जिस भाषाओं में प्रकृति के स्थान प्रत्यय का योग इस रूप में पाया जाता है उन्हें समास प्रधान भाषाएं कहा जाता है। इस भाषाओं के शब्द रूपों में प्रकृति या प्रत्यय की पृथक पृथक रूप में कल्पना करना तथा
तक कठिन होता है। उन्हें पृथक पृथक रूप से बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इस प्रक्लिष्ट या समास प्रधान भाषाओं के भी दो उपभाग हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और तथा पूर्णतया समास प्रधान भाषाएं। दूसरा, आंशिक प्रश्लिष्ट या आंशिक समास प्रधान भाषाएं। पूर्ण प्रश्लिष्ट क्या है? इन भाषाओं में प्रकृति तथा प्रत्यय आदि के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, कर्ता, कर्म तथा क्रिया आदि सबको एक समान समस्त पद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आंशिक प्रश्लिष्ट ये भाषाएं वे हैं जिनमें पूर्ण प्रश्लिष्ट की भांति कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सबका समास न होकर मुख्य रूप से सर्वनाम तथा क्रिया का ही समास होता है।